हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग लास्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता टॉपिक को समझेंगे। ऑर्डर तो हम लोग पढ़ चुके थे, फिर से उसको एक बार रिकॉल करेंगे और ऑर्डर और मोलेकुलरिटी में क्या डिफरेंस होता है ये बात भी हम लोग आज लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर के बारे में लिखिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते चलेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज defined as sum of power of concentration of species in rate law। कंसंट्रेशन के पावर को जोड़ते हैं, जो भी रेट लॉ इक्वेशन हमारा आता है उसके कंसंट्रेशन के पावर को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वह कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको। वेग नियम समीकरण में उपस्थित स्पीशीज के सांद्रता के पावर, घातांक लिख सकते हैं इसको, पावर, सांद्रता के पावर के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि किसको कहेंगे? तो जो भी हमारा रेट लॉ इक्वेशन आता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर होता है उसके योग को, उसके सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखिए। डेफिनेशन कभी कभी पूछा जा सकता है। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मिटा दें इसको। अब इन जनरल मान लिया जाए कोई हमको इक्वेशन दिया गया है, जैसे यहाँ लिख देते हैं इन जनरल कोई इक्वेशन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। तो इसका हम लोग रेट लॉ कैसे लिखते थे? R इज इक्वल टू के इंटू ए के कंसंट्रेशन का पावर x इंटू बी के कंसंट्रेशन का पावर y। x प्लस वाई को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते थे। देखो आसान कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग n से डिनोट करते थे। तो ये जो कंसंट्रेशन है इसके पावर को जोड़ते हैं, जो भी नंबर आता है वह कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर x प्लस वाई जो आपका जीरो आ गया तो इसको कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर x और y जीरो आ गया तो इसको कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 1 आ गया तो कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 आ गया तो कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे करके जो उसका नंबर आएगा उतने ऑर्डर का रिएक्शन कहेंगे।
और इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट भी लिखना सीख चुके थे। के का यूनिट हम लोग लिखते थे, के जो है के रेट कांस्टेंट है। पिछले लेक्चर में हम लोग के यूनिट के बारे में समझे थे, के का यूनिट कैसे लिखेंगे। एक जनरल फार्मूला भी आपको बताए थे, उस फार्मूला का यूज करके हम लोगों को के का यूनिट लिख लेना है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल और बना लेते हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग इस पर बनाए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर एक न्यूमेरिकल और बना लेते हैं। लिखते हैं, पहले इंग्लिश में पहले लिखते हैं। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर A reaction is first order in A and second order in B. कोई रिएक्शन है जो A में फर्स्ट ऑर्डर है और B में सेकेंड ऑर्डर है। इसमें क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? राइट रेट लॉ। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज रेट इज अफेक्टेड व्हेन the concentration of B is tripled। एक और क्वेश्चन है, हाउ इज रेट इज अफेक्टेड व्हेन concentration of both A and B is doubled। हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके थे। कोई अभिक्रिया है जो A में फर्स्ट ऑर्डर का है और B में सेकेंड ऑर्डर का है। हम आपको क्वेश्चन हिंदी में समझा देते हैं, हमको लगता है कि इतना आसान हिंदी लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। कोई अभिक्रिया A में फर्स्ट ऑर्डर का है और B में सेकेंड ऑर्डर का है, तब आपको रेट लॉ इक्वेशन लिखना है, अभिक्रिया वेग समीकरण को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि B के सांद्रता को 3 गुना किया जाए तब रिएक्शन के रेट में क्या चेंजिंग होगा। जब B के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, तब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रभावित होगा, कैसे इफेक्ट करेगा, कितना हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है कि जब A और B दोनों के सांद्रता को दुगना किया जाए तब रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या चेंज करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे कॉपी में, फिर हम लोग इसको ही बनाएंगे। मिटा दें। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमको इसमें A और B दो टर्म दिया गया है। A का पावर है कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर और B का ऑर्डर है सेकेंड। तो हम लोग मान लिया जाए कोई जनरल इक्वेशन हम लोग लिख दें, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, देन R इज इक्वल टू क्या लिखते, K A का पावर 1 B का पावर 2, क्योंकि A का फर्स्ट ऑर्डर बोला जा रहा है और B का सेकेंड ऑर्डर बोला जा रहा है। यह रेट लॉ इक्वेशन आपका हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि B के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो हमको मान लिया जाए कि R बराबर K, A का पावर 1 B का पावर 2 इक्वेशन 1 दिया गया।
आर डैश क्या बोला जा रहा है, ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देना है और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब आर डैश का वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दिए। आर डैश बाई आर देखो के से या लिख भी देते हैं के ए का पावर 1, देखो ये 3b का होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9b का स्क्वायर बाई आर का वैल्यू के ए का पावर 1 बी का पावर 2। देखो ये सारा टर्म कैंसिल हो गया, लिख सकते हैं आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 9, आर डैश इज इक्वल टू 9r। कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई 9 टाइम्स, अभिक्रिया की दर 9 गुना बढ़ जाएगी। लिख दें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई 9 टाइम्स, अभिक्रिया की दर 9 गुना बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर 9 गुना बढ़ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिखिए, मिटा दें। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, यानी कि हमारे पास R बराबर के ए का पावर 1 बी का पावर 2, तो इक्वेशन 1 में है R डैश ए को भी डबल कर दिया गया और बी को भी डबल कर दिया गया, तो इक्वेशन 2 हो गया। फिर से हमको वही बात करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 आर डैश बाई आर इज इक्वल टू के। यहाँ पर देखो 2a का पावर 1 है तो 2 बाहर निकल गया, a का पावर 1 2b का स्क्वायर है 4 इंटू बी का पावर 2 बाई के a का पावर 1 b का पावर 2, के से के कैंसिल, a b कैंसिल, आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 8, आर डैश इज इक्वल टू 8r। कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई 8 टाइम्स, अभिक्रिया की दर 8 गुना बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर 8 गुना बढ़ जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मिटा दें। ओके, अब देखो, अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं, देखें कितना आसान है। लिख देते हैं एनसीईआरटी। ए रिएक्शन is second order, a reaction is second order with respect to reactant। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि जो रिएक्टेंट का पावर का सम होगा वह 2 है। कंसंट्रेशन के पावर का सम कितना है? 2 है। हाउ इज
rate of reaction affected if the concentration of reactant is, दो क्वेश्चन है, डबल्ड, रिड्यूस्ड, हाफ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दुगना किया जाए और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा किया जाए। दो क्वेश्चन है, हिंदी में आप लोग समझ सकते हैं। हिंदी वाले बुक में भी यह क्वेश्चन होगा कि किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड कोटि की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यदि अभिकारक के सांद्रता को दुगना किया जाए और दूसरा क्वेश्चन आधा किया जाए तब रिएक्शन के रेट में क्या चेंजिंग होगा। थोड़ा सा ध्यान दें, इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, reactant gives product, then what is the rate law? R is equal to K into R का पावर 2, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, R के जगह पर क्या कर देना है, इसको डबल कर देना है, 2R का पावर 2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। 2/1 इक्वेशन 2/1 देखो क्या हो जाएगा, R डैश बाई R इज इक्वल टू K इंटू 2R का पावर 2 बाई K R का पावर 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, तो यह हो गया आपका R डैश बाई R इज इक्वल टू 4, R डैश इज इक्वल टू 4R, यानी कि हम कहेंगे कि रिएक्शन का रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। इस R के जगह पर R/2 करिएगा, R/2 का स्क्वायर यानी कि R/4 हो जाएगा, रिएक्शन का रेट 4 गुना घट जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप अपने से बना लेंगे, मिटा दें। ओके, अब हम लोग टर्म समझ लें, मोलेकुलरिटी क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कोई रिएक्शन दे करके पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा और मोलेकुलरिटी क्या होगा, आणविकता क्या होगी। तो हेडिंग दे दें, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलेकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। अब देखो यह क्या होता है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड से, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताते हैं, वह रिएक्शन जो होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए। मोलेकुलरिटी निकालने के लिए रिएक्शन जो होना चाहिए बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए, संतुलित अभिक्रिया होनी चाहिए। तो रिएक्टेंट के तरफ से कितने मोलेकुल्स भाग ले रहे हैं उस नंबर ऑफ मोलेकुल्स को कहते हैं मोलेकुलरिटी। बहुत ही आसान है, लिख दें, इट इज द नंबर ऑफ मोलेकुल्स participate in the reactant side of a balanced, यहाँ पर जोड़ देना जरूरी है,
बैलेंस्ड रिएक्शन किसी संतुलित अभिक्रिया के रिएक्टेंट साइड में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसको m से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल m। ऑर्डर को n से डिनोट करते हैं, मोलेकुलरिटी को m से डिनोट करते हैं। एकदम आसान कॉन्सेप्ट आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से बात को समझ लीजिएगा। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर और मोलेकुलरिटी आप समझा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, मिटा दें। अब जैसे आपको एग्जाम्पल हम बता देते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। NH4NO2, देखो यह एक रिएक्शन है, यह टूट करके बन जाता है N2 + 2H2O। सबसे पहले देखिए कि यह रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। NH4NO2 दिया हुआ है, कितना N है, N2 है, प्रोडक्ट साइड में N2 है, ठीक। H कितना है, 4 है, तो यहाँ 2H2 4 H हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ 2O हो गया, यानी कि यह इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखो रिएक्टेंट साइड में कितना मोलेकुल्स है, कुछ नहीं दिया गया तो एक मोलेकुल्स है, इसको कहते हैं यूनिमोलेकुलर। M = 1। यूनिमोलेकुलर एक आणविक अभिक्रिया, एक आणविक अभिक्रिया नहीं बना सकते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, यह आपका बन गया 2HI। देखो बन सकता है कि नहीं, बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, 2HI बन गया। अब इसमें कितने मोलेकुल्स हैं, रिएक्टेंट साइड में देखना है, प्रोडक्ट नहीं देखना है। तो हाइड्रोजन का 1 है और आयोडीन का 1 है। M = 2, दोनों को जोड़ना है, कितना मोलेकुल्स हो गया, इसको कहेंगे बाईमोलेकुलर। बाईमोलेकुलर द्विआण्विक। अच्छा एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, 2SO2 ले लेते हैं। 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। आसान एग्जांपल है और इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो इसमें M बराबर क्या लिखेंगे, SO2 का कितना मोलेकुल्स है, 2, ऑक्सीजन का कितना मोलेकुल्स है, 1, दोनों मिल करके हो गया 3, इसको कहेंगे ट्राई मोलेकुलर। इतना गिनती तो सबको आता है जी, केवल गिनना है, रिएक्टेंट साइड में देखना है कितना मोलेकुल्स भाग ले रहा है, इसको हम लोग कहेंगे मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको रेट लॉ लिखना पड़ेगा। मोलेकुलरिटी निकालने के लिए रेट लॉ लिखने का जरूरत नहीं है, रेट लॉ यहाँ पर नहीं लिखना है। इसमें केवल आपको क्या करना है, देख लेना है कि रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है कि नहीं, और बैलेंस्ड है तो रिएक्टेंट साइड में कितने मोलेकुल्स हैं उसकी संख्या को गिन लेना है, वही मोलेकुलरिटी है। आसान कॉन्सेप्ट है, मिटा देते हैं। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेकुलरिटी।
राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेकुलरिटी। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। इस अंतर को हम लोग लिखेंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेकुलरिटी। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो इधर हम लिख देते हैं अभिक्रिया की कोटि, 2-3 अंतर लिख देंगे 2 मार्क्स में, और इधर लिख देंगे अभिक्रिया की आणविकता। अब देखो, अभिक्रिया की कोटि आपको बता दिए हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के पावर का सम को कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखो, पहला अंतर लिखो सब लोग। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन। यह वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता के घातांकों का योग होता है। और इधर लिख दो, इट इज द नंबर ऑफ मोलेकुल्स present in reactant site। अभिकारकों की अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट का जरूरत नहीं है। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है। एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए, और यह थ्योरेटिकल वैल्यू है। आणविकता जो है यह थ्योरेटिकल वैल्यू है, और ऑर्डर प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसको लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड पॉइंट अभी जो आपको बताया वही लिख दीजिए। इट इज एक्सपेरिमेंटल। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए। यह प्रायोगिक होता है। यह प्रायोगिक होता है। इट इज थ्योरेटिकल। यह सैद्धांतिक होता है। यह सैद्धांतिक होता है। यह प्रायोगिक होता है। मोलेकुलरिटी सैद्धांतिक होता है, थ्योरेटिकल होता है। तीसरा पार्ट, तीसरा जो अंतर है, अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी 0 नहीं होती है। लिख दें, इट मे बी 0। इधर लिखें, इट नेवर बी 0। हिंदी वाले लोग इसको अपने से लिख लेंगे, यह शून्य नहीं हो सकता है।
अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि कोटि शून्य हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be negative, but molecularity of reaction never be negative। चलो जल्दी जल्दी लिखते चलो। It may be negative, never be negative। पांचवा पॉइंट लिखो। इट मे बी इन फ्रैक्शन। इट मे बी इन फ्रैक्शन। यह पूर्णांक में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, यह फ्रैक्शन में नहीं होगा। It never be in fraction। और एक लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 नंबर। इट affects rate of reaction। It does not affect rate of reaction। यह अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, आणविकता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। अभिक्रिया की कोटि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है, लेकिन मोलेकुलरिटी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करती है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। इसके लिए जो आपको फिजिक्स क्लास में बेसिक इंटीग्रेशन समझाया गया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसको आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, क्योंकि अब जो हम लोग एक्सप्रेशन करने जाएंगे उसका यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्लास में होगा। फिजिक्स में भी जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही कॉन्सेप्ट आएगा। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया रिवाइज करके रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे।